और जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। हमारा आज का ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है अंग्रेजों के भारत आगमन से लेकर के भारत में उनकी सत्ता स्थापित करने तक की पूरी कहानी को। आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अंग्रेज भारत देश में कब, कैसे और किन नीतियों के तहत आए। आने के बाद में उन्होंने हमारे भारत देश में कैसे व्यापार शुरू किया, कहां से व्यापार शुरू किया, व्यापार से युद्ध की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई, एंड युद्ध के बाद में उन्होंने हमारे भारत देश के अलग अलग जगहों पर कैसे अपनी सत्ता को स्थापित किया एंड धीरे धीरे करते हुए पूरे भारत देश पर अपना कब्जा कैसे जमाया, अर्थात पूरे भारत देश को गुलाम कैसे बनाया। आज के इस चैप्टर में हम एक एक पॉइंट को डीपली समझेंगे। एंड इससे पहले कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें, हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप चाहें तो इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एंड साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। हम कई दिनों से क्लासेस नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी हमारे पास में एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज को लेकर के, क्योंकि हमने कई सारे वीडियोस टेस्ट सीरीज के प्रोवाइड किए हैं, तो उसके आगे के लिए आप लोगों की डिमांड आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दूं जहां पर आप स्वयं जाकर के टेस्ट दे सके। ओके, तो हमने टेस्ट सीरीज रेडी कर ली है, हमारी वेबसाइट रेडी होने वाली है एंड उसके बाद में आप लोग फ्री में हमारी वेबसाइट पर जाकर के अपना टेस्ट दे पाएंगे। ये बहुत ही अच्छी खबर है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी लगभग 7 से 8 दिन के अंदर हम अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर रहे हैं। वेबसाइट में नोट्स भी मिलेंगे एंड नोट्स का कंटेंट, जो नोट्स में हम देते हैं वो फ्री में हमारी वेबसाइट पर जाकर के आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, नोट्स के पीडीएफ जिसे चाहिए होंगे, पीडीएफ के लिए आपको पेमेंट करना होगा, बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फ्री में हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा और भी काफी सारा कंटेंट मिलेगा। तो इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं। फाइनली हमने टाइमिंग भी फिक्स कर दी है। हमारी जो एनसीईआरटी हिस्ट्री की इस चैनल पर क्लासेस आ रही है, डेली मॉर्निंग में ठीक 8 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगी। केवल संडे को नहीं आएगी, इसके अलावा डेली की डेली आप लोग सुबह ठीक 8 बजे आ जाया करें हमारे इसी चैनल पर। यहीं पर एनसीईआरटी हिस्ट्री की एक वीडियो आपको डेली देखने को मिलेगी। अब चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं हमारे आज के इस चैप्टर को। देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर को समझने से पहले, अगर आपने क्लास 7 की एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है तो प्लीज एक बार जाकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें क्लास 6 एंड क्लास 7 के सारे वीडियोस दिए गए हैं। देखो, क्लास 6 के एनसीईआरटी में हमने प्राचीन भारत का इतिहास डिस्कस किया था, ठीक है, एंड क्लास 7 के एनसीईआरटी में मध्यकालीन भारत का इतिहास हमने डिस्कस किया था। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने देखा था कि किस तरह से दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो राज्य थे उनको मुगल साम्राज्य के अधीन किया जाता है। ठीक है, एंड क्लास 7 की ही एनसीईआरटी हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, जिसका नाम है 18वीं सदी में नए राजनीतिक गठन। तो लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि मुगल साम्राज्य का विघटन कैसे होता है, आखिरकार कौन कौन से रीजन थे जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य की सत्ता कमजोर पड़ी, इनकी ताकत कमजोर पड़ी और इस साम्राज्य का विघटन होने लगा। और इस चैप्टर को अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जो ये चैप्टर नंबर 2 है, इसे समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिलहाल हम कवर करते हुए चलेंगे, लेकिन आप लोगों से कहते हैं कि भाई क्लास 7 के एनसीईआरटी हिस्ट्री का ये वाला चैप्टर जो लास्ट वाला है जरूर एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि दोनों ही चैप्टर, वो और ये वाला चैप्टर, एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। आज आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और आज के इस चैप्टर पर फोकस करते हैं। तो देखो, ये चैप्टर काफी बड़ा है, इसलिए इस चैप्टर को हमने 3 से 4 पार्टों में डिवाइड किया। कितने? 3 से 4 पार्टों में डिवाइड किया। हम देख लेते हैं कि पार्ट 1, 2, 3, 4 में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और फिर स्टार्ट करेंगे पूरे चैप्टर को। तो पार्ट 1 में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि भाई मुगल साम्राज्य की सत्ता किस तरह से कमजोर हुई, अंग्रेजों का भारत में आगमन कैसे हुआ। ये पूरा का पूरा यहाँ पर हम चैप्टर का एक तरह से कह सकते हैं कि 3 बिंदुओं में चैप्टर्स को समझने से पहले, ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको चैप्टर समझ में आए, इसके लिए कुछ बेसिक चीजें जो कि हम यहाँ पर समझेंगे। फिर हम देखेंगे पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना,
अर्थात हमारे भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आती है। इसके बाद में हम समझेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती, कैसे उन्होंने बंगाल में व्यापार शुरू किया, व्यापार से युद्ध की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है। आप देखोगे एक-एक बेसिक चीज को कवर करते हुए चलेंगे। एनसीईआरटी की बहुत ही अच्छी खासियत ये है कि हर एक टॉपिक को बेसिक से बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक बातें ही आपको देखने को मिल रही हैं कि युद्ध की स्थिति आखिरकार उत्पन्न कैसे हुई, व्यापार से युद्ध। फिर सबसे पहला युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध, जो कि हम समझेंगे। फिर आपको मिलता है बक्सर का युद्ध, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम यहां तक डिस्कस करेंगे युद्ध की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है, एंड पार्ट 2 में हम प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ठीक है, ये दोनों युद्ध डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद में कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे, ये भी पार्ट 2 में ही रहेगा, ठीक है। कंपनी के अफसर जब नवाब बनते हैं तो उन्होंने किन किन नीतियों का प्रयोग किया, कौन कौन सी नीतियां बनाई उन्होंने, इन चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर कंपनी का फैलता शासन, अर्थात कंपनी ने अपने शासन को फैलाने के लिए कौन कौन सी नीतियों का प्रयोग किया। जैसे कि अगर आप यहां पर देखोगे तो एक सहायक संधि है, ठीक है, एक रेजिडेंट की तैनाती है, इसके अलावा और भी कई सारी इन्होंने नीतियों का, जैसे कि रियासतों का अधिग्रहण है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने कई सारी कूटनीतियों का प्रयोग किया था, जिनको हम यहाँ पर समझेंगे। ये पार्ट 2 में ही रखेंगे, ठीक है। रेजिडेंट की ताकत क्या होती है, ये भी पार्ट 2 में रखेंगे। पार्ट 3 आपका यहां से स्टार्ट होगा, टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। टीपू सुल्तान के बारे में हमें काफी सुनने को मिलता है और इन पर प्रश्न भी बनते हैं, तो ये भी हम यहाँ पर समझेंगे। टीपू सुल्तान के बाद में हम मराठों से जो इन्होंने लड़ाई की थी अंग्रेजों ने, इसको भी समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये भी, इस पर भी प्रश्न आ चुके हैं। सर्वोच्चता का दावा, अंग्रेजों ने ये दावा किया था कि उनकी जो सत्ता है वो सर्वोच्च है। किस प्रकार से उन्होंने दावा किया था, इसके पीछे कौन कौन से रीजन दिए गए थे, एंड इसके उपलक्ष्य में कौन कौन सी बातें कही गई, उन चीजों को यहाँ पर समझेंगे। फिर विलय नीति, इस नीति की काफी चर्चा देखने को मिलती है, कई बार प्रश्न आ चुके हैं, तो विलय नीति को भी समझेंगे। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इस नीति को चलाया गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नए शासन की स्थापना, अर्थात अंग्रेजों ने जो नए शासन की स्थापना की थी उसके संबंध में यहाँ पर कुछ बेसिक बातें दी गई हैं, जिनको समझेंगे। और इसी के साथ में हमारा कंपनी की फौज एक और टॉपिक मिलेगा और चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कंपनी की जो फौज थी उसमें किन किन लोगों को और कैसे, मतलब कंपनी की फौज किस प्रकार की थी, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। और निष्कर्ष के साथ में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 पार्टों में पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक को बहुत ही गहराई से, बहुत ही बेसिक के साथ में हम एक्सप्लेन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टाइम लैब दे दिया है, ठीक है। तो उस टाइम लैब की मदद से आप टॉपिक पर जाकर के, अगर किसी विशेष टॉपिक को समझना चाहें तो उस पर जाकर के जंप करके आप डायरेक्टली भी समझ सकते हैं। तो हमारे टॉपिक का, हमारे चैप्टर का सबसे पहला बिंदु यहां से शुरू होता है, ठीक है। इन 3 बिंदुओं में कुछ बेसिक बातें दी गई हैं, जिनके समझने के बाद में चैप्टर आप आसानी से समझ पाएंगे। देखो, जो हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर, लास्ट वाला चैप्टर जो शायद चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, 8 या 9 चैप्टर है, ठीक है। पहले 10 चैप्टर थे, तो पहले 10वां चैप्टर था जिसका नाम था 18वीं सदी में नए राजनीतिक गठन, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने समझा था कि भाई मुगल साम्राज्य का विघटन किस प्रकार से हुआ। औरंगजेब जो थे वो मुगल साम्राज्य के आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। इन्होंने कई सारी लंबी लड़ाइयां लड़ी, ठीक है, कई सारी लंबी लड़ाइयां लड़ी, जिसमें दक्कन में 1679 में, 1679 में, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, दक्कन में 1679 में, ठीक है, इन्होंने लड़ाई लड़ी थी किसके खिलाफ, मराठाओं के खिलाफ, ठीक है। जब इन्होंने ये दक्कन में लड़ाई लड़ी थी तो इससे इनका जो वित्तीय संसाधन है उनका काफी विनाश हुआ था, ठीक है। इनको वहां पर जीत नहीं मिली थी, ये वहां पर हार के ही वापस आए थे, ठीक है। हारने का मतलब ये कि मराठा जो इनसे लड़ाई लड़ रहे थे वो अपनी गोरिल्ला पद्धति से लड़ रहे थे, जिसकी वजह से ये मतलब सामने से इनके साथ मुकाबला नहीं होता था। तो इसके पीछे कई रीजन थे जिनको हमने वहां पर समझा था। तो इनको वहां पर खाक मिली थी, इससे क्या हुआ, इनके वित्तीय संसाधनों का काफी विनाश हुआ, ठीक है। फिर जब औरंगजेब के शासनकाल समाप्त होता है, इनके आगे आने वाले वंशज जो थे जब वो राजा बनते हैं, तो उनके पास में क्या है कि सत्ता को चलाने के लिए, पूरे देश पर अपनी सत्ता की पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं थे, ठीक है, अर्थात उनके पास ताकत उतनी नहीं रह गई थी। इसके अलावा अगर आप देखो तो नादिर शाह का भी आक्रमण हुआ था, जिसने दिल्ली को बहुत ही बेरहमी से लूटा था। तो इन सभी रीजनों की वजह से दिल्ली की जो ताकत थी वो कमजोर पड़ चुकी थी। 18वीं सदी तक आते थे, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, तो इसके बाद में होता क्या है कि मुगल साम्राज्य के अंदर से ही यहाँ पर जो मतलब सूबेदार थे, बड़े बड़े जमींदार थे, जिनके पास काफी ताकत थी, बड़े इलाके में अपनी दबदबा बनाकर रखते थे, उन्होंने क्या किया, क्षेत्रीय रियासतें कायम करनी शुरू कर दी, जिनमें 3 रियासतें बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिनके बारे में हमने समझा था, एक अवध, एक बंगाल और एक हैदराबाद, ठीक है। ये 3 रियासतें बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो अन्य कई सारी रियासतें स्थापित हुई, जिस वजह से मुगल साम्राज्य की सत्ता जो थी वो कमजोर पड़ गई। अच्छा, अलग अलग रियासतों से जो इनके पास में धन संपदा जाती थी,
टैक्स के रूप में, कर के रूप में, वो भी जाना बंद हो गया। तो दिल्ली जो था इस समय पर अगर आप देखोगे तो दिल्ली कमजोर पड़ गया। दिल्ली केंद्र के रूप में था जहां से पूरे देश पर कंट्रोल करता था, तो दिल्ली अब कमजोर पड़ गया, अर्थात पूरे देश को चलाने के लिए जो एक केंद्र था वो मजबूत नहीं रह गया। ठीक है, इतना हमने समझा था क्लास 7 के एनसीईआरटी की लास्ट चैप्टर में। अब हम इसी समय पर क्या होता है, अंग्रेजों की एंट्री होती है, फिर आगे क्या कैसे होता है इस चैप्टर में समझते हैं। तो एक बार हम इरेज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पहले पॉइंट में कहा जा रहा है मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे, हमने अभी देख लिया। ठीक है, उन्होंने वर्तमान भारत के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, ये भी हमने समझ लिया। ठीक है भाई, औरंगजेब ने भारत देश के बहुत बड़े इलाके पर नियंत्रण स्थापित किया था, ये बात किसी से छिपी नहीं है। वो बात अलग की कि जब भी ये नियंत्रण स्थापित करके वहां से जाते थे तो कुछ ही समय में वो लोग अपने आप को आजाद घोषित कर देते थे, मतलब इनके नियंत्रण के अधीन रहने को स्वीकार नहीं रहते थे। कुछ ही समय बाद वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े-बड़े जमींदार जो इनके साम्राज्य के अंतर्गत ही आते थे और इनके अंतर्गत ही काम करते थे, उन्होंने क्या किया, अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया, ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। जैसे-जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक समय तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। कहने का अर्थ यहाँ पर यह कि जैसे-जैसे ये क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, एक हो गया हमने देखा अवध है, एक है बंगाल है, एक अवध है, एक बंगाल है, एक हैदराबाद है। इसके अलावा अगर आप देखो तो मराठाओं ने भी इनके साथ में काफी ताकत दिखाई, उन्होंने अपनी वतन जागीरी के लिए अलग से प्रयास किए, सिखों ने भी प्रयास किए। ठीक है, इसके अलावा राजपूतों ने भी प्रयास किए। तो इस तरह से अगर आप देखो तो दिल्ली अधिक समय तक एक केंद्र के रूप में, एक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। ठीक है, अर्थात जैसे कि प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखो तो हमारे देश के से बाहर से अगर कोई व्यापारी इन देश में एंट्री लेता है या फिर कोई बड़ा काम होता है तो देश में जो केंद्र है, केंद्र सरकार है, वो बड़े-बड़े निर्णय लेती है जो देश से संबंधित होते हैं। राज्य से संबंधित निर्णय राज्य लेता है, देश से संबंधित निर्णय जो होते हैं वो पूरे के पूरे केंद्र के ऊपर रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे होते हैं जिनको हम पॉलिटी में डिस्कस करेंगे। अब मान लो कि हमारे देश के जो राज्य हैं बड़े, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, बंगाल है, हमारा बिहार है, मध्य प्रदेश है, ये सभी राज्य अपने आप को आजाद घोषित करते हैं। ये कहें कि भाई हम हमारे केंद्र के अधीन नहीं रहेंगे, हम अपना एक अलग देश चलाएंगे। ठीक है, तो हमारे केंद्र की जो ताकत है वो धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगेगी। ठीक है, और इसी तरह से अगर चलता रहा तो केंद्र जो है वो प्रभावी रूप से नहीं रह पाएगा। ठीक है, वो निर्णय नहीं ले पाएगा। तो वही यहां पर हुआ। दिल्ली जो कि केंद्र के रूप में था और हर प्रकार का निर्णय लेता था, प्रभावी केंद्र के रूप में था। जब अलग-अलग क्षेत्रीय रियासतें आने लगी तो ये प्रभावी केंद्र के रूप में इनकी स्थिति लंबे समय तक नहीं रह पाई। केंद्र के रूप में इन्होंने, इनकी मान्यता तो बनी रही लेकिन इन्होंने अपनी ताकत खो दी। ठीक है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक, 18वीं सदी अर्थात सन 1700 से, देखो सदी वाला जो अर्थ है वो समझ लीजिएगा। 18वीं सदी की जब भी बात की जाए तो सन 1700 से 1800 की बात की जा रही। ठीक है, मैं बार-बार नहीं बताऊंगा। 19वीं सदी अर्थात 1800 से 1900 की बात की जा रही है सर। ठीक है, तो सदी वाला ये मैटर आप समझ लीजिएगा। होता क्या है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तरार्ध तक, यानी कि 18वीं सदी के स्टार्टिंग तक अगर हम देखें, स्टार्टिंग में ही क्या होता है, राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। अर्थात 18वीं सदी की स्टार्टिंग में अंग्रेजों ने राजनीति में अपना कदम रख दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने भी भारत में राजनीति करनी शुरू कर दी। जो भारत में आए थे व्यापारिक कंपनी के रूप में, पर इन्होंने यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र में अपना पैर जमा लिया। ठीक है, एक नई ताकत के रूप में आने लगे। ठीक है, पहले पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अर्थात यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो, और यहाँ के इलाकों पर कब्जे करने की उनकी कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ पर कब्जा नहीं करना चाहते थे, केवल व्यापार करना चाहते थे और व्यापार करके फायदा उठाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हुई जिस वजह से इनको राजनीतिक क्षितिज में अपना कदम रखना पड़ा। ठीक है, इसको हम समझेंगे आगे चल करके। ठीक है, इनके रीजंस को भी समझेंगे कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से रीजन बने। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना रहा। अर्थात औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद में इनके जो वंशज आगे चल करके राजा बने, उनके पास में ताकत तो नहीं थी, अर्थात वो ताकतवर तो नहीं थे, लेकिन एक प्रतीक के रूप में थे। जैसे कि भारत देश में अलग अलग केंद्र है। ठीक है, हमारा एक केंद्र है, तो केंद्र के पास अगर ताकत खत्म हो जाए, ठीक है, तो ये तो नहीं कहा जाएगा ना कि केंद्र नहीं है,
केंद्र होगा, केंद्र के पास ताकत नहीं, वो बात अलग थी। इसी तरह से बादशाह थे, लेकिन बादशाहों के पास में ताकत नहीं थी, बादशाह ताकतवर नहीं थे, ठीक है। एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। 1857 में जब ब्रिटिश शासन में के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हुआ। अच्छा, 1857 की क्रांति के बारे में आपको अगर थोड़ा बहुत जानकारी है आपको, तो बता दें कि ये सैनिक विद्रोह था, ठीक है, और सैनिक विद्रोह आगे चल करके जन विद्रोह में बदल गया था। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी क्लास 8 के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। डिटेल में जानकारी दी गई, इसे भी हमने कई पार्टों में डिवाइड किया है क्योंकि कई सारे टॉपिक डिस्कस करने हमें हैं। तो 1857 की क्रांति को हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। हाँ, आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह जिनका नाम है बहादुर शाह जफर, इनको हमारे भारत देश का अंतिम मुगल बादशाह भी कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये अंतिम मुगल बादशाह थे हमारे भारत देश के, जिनका नाम है बहादुर शाह जफर, ठीक है। इनको ही नेता मान लिया, अर्थात ये जब विद्रोही खड़े हुए विद्रोह करने के लिए, तो इन्होंने ये देखा कि भाई अगर हम अंग्रेजों को यहां से भगा देते हैं, ठीक है, तो अंग्रेजों को भगाने के बाद हमारे भारत देश की कमान कौन संभालेगा, भारत देश पर राज कौन करेगा। कई सारी चर्चाओं के बाद इन्होंने ये निर्णय लिया कि हम मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर हैं, जिनका एक बादशाह के रूप में मतलब एक नाम है, अभी एक प्रतीक के रूप में बैठे हैं, इनको ही हम अपने देश की कमान सौंपेंगे, ठीक है, इनको नेता मान करके चलेंगे, ठीक है। इस तरह से इनको नेता मान लिया गया। अच्छा, पहले ये तैयार नहीं हुए थे क्योंकि ये अंग्रेजों से लड़ना नहीं चाहते थे, इनको डर लगता था अंग्रेजों से, लेकिन विद्रोही सैनिक जो थे वो जबरदस्ती महल में घुस गए थे। घुसने के बाद इनको मना लिया था जाकर के, और ये नेता बनने के लिए आखिरकार तैयार हो गए थे। फिर उन्होंने पत्र वगैरह लिखे पूरे देश की जितनी भी रियासतें थी उनको, और सभी रियासतों ने इनका साथ देने का पूरा प्रयास किया और सभी रियासतें इनका साथ देने लगी थी, ठीक है। वो बात अलग की है, वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। अभी मेन टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो जब इनको नेता मान लिया गया, ठीक है, तो ये विद्रोह यहां पर शुरू हो गया, ठीक है। विद्रोह काफी फैला, जब विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया, ठीक है, फैलने के बाद जब विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचला, तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है, क्योंकि कंपनी को भय था कि अगर ये देश के अंदर बने रहेंगे और दोबारा से ऐसा विद्रोह खड़ा होता है, तो हो सकता है कि हम विद्रोह को ना दबा पाए, क्योंकि इनका बादशाह के रूप में इनका महत्व है भारत में, ठीक है। तो इनको देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया, इनको विदेश में भेज दिया गया, ठीक है, और विदेश में भेज करके इनको इनकी पत्नी के साथ में विदेश भेज दिया गया, जेल में, ठीक है। उनके बेटों को, अर्थात बहादुर शाह जफर के बेटों को जफर के सामने ही मार डाला गया, ये इनको दंड दिया गया। इनके जो बेटे थे उनको बहादुर शाह जफर के सामने मार डाला गया और बहादुर शाह जफर को विदेश में जेल में भेज दिया गया। फिर जेल में ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ये चीज अभी आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, बाकी डिटेल में हम समझेंगे क्लास चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में समझेंगे। यहां तक हमने कुछ बेसिक बातों को समझ लिया। अब हम बात करते हैं अंग्रेजों के भारत आगमन की, कि अंग्रेज भारत देश में कैसे आते हैं, कब आते हैं। तो पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का ना हमारा मेन टॉपिक अब रहेगा, ठीक है, इसको समझते हैं। तो पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी, जिनका नाम क्या था, एलिजाबेथ प्रथम, नोट कर लीजिएगा। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इंग्लैंड की महारानी जिनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम, इनसे एक चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। अर्थात ये जो इजाजतनामा था, आजकल हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी टॉपिक पर पेटेंट ले लेते हैं, ठीक है। पेटेंट अर्थात उस पर हमारा एकाधिकार है, हमारा कोई विचार है, ठीक है, या फिर हमने कोई किसी चीज की खोज कर ली है, ठीक है, तो इन चीजों पर हम पेटेंट लेते। इन्होंने क्या किया था, पूर्व से व्यापार करने, क्या कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार, अर्थात इनके अलावा इंग्लैंड की कोई और कंपनी पूर्वी इलाके में आकर के व्यापार नहीं कर सकती, ऐसा एकाधिकार हासिल कर लिया था किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इनको एकाधिकार दिया किसने था, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में यहां पर और समझते हैं। एकाधिकार जो इनको दिया गया था, इसका अर्थ था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। कहने का अर्थ यह है कि इंग्लैंड देश जो है, इंग्लैंड देश के बाहर की अगर कोई कंपनी है, तो पूर्व में आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में कंपटीशन कर सकती है, प्रतिस्पर्धा कर सकती है, मतलब इनके साथ होड़ कर सकती है। लेकिन इंग्लैंड की कोई और कंपनी पूर्वी इलाके में आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में होड़ नहीं कर सकती, अर्थात इनको यहां पर अकेले व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। कंपनी को यहां पर दसूरी है, मैं एडिट कर दूंगा, दूसरी होगा, ठीक है। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं रह गया था।
भाई इनको एकाधिकार मिल गया तो इनको अब कोई भय भी नहीं रह गया। उस जमाने में व्यापारिक वाणिज्यिक कंपनियां, जो व्यापारिक कंपनियां होती थी, ठीक है, वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमा सकती थी। कहने का अर्थ यहाँ पर ये कि उस समय पर जो आज हम देखते हैं जो भी कंपनियां होती हैं वो कंपटीशन क्रिएट करती हैं किसको लेकर के, कंटेंट की क्वालिटी को लेकर के। जैसे कि आप 4-5 यूट्यूब चैनल अगर आप देखेंगे तो उनमें क्वालिटी में आपको फर्क देखने को मिलेगा कि वो बेटर पढ़ा रहे हैं, उनके नोट्स बेटर है, उनकी क्वालिटी बेटर है। ऐसे ही आप देखोगे, आप मोबाइल फोन लेते हो, ठीक है, तो कोई कंपनी ये नहीं कहेगी कि हमारा ही मोबाइल केवल यहाँ पर बेचेगा, वो कहेगा कि हमारे मोबाइल की क्वालिटी सबसे बढ़िया है, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले कंपनियां कोशिश करती थी कि हम ही अकेले व्यापार करें, प्रतिस्पर्धा से बचकर। पहले कंपनियां प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहती थी, ठीक है, प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तभी भी सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। अर्थात कंपटीशन को खत्म करके ये लोग यहाँ पर व्यापार करने का प्रयास करते थे, जो कि एक उस टाइम का तरीका था, ठीक है। हम कह सकते हैं कि उस टाइम की नीति थी, जो भी रहा हो, ऐसी प्रकार से व्यापारिक कंपनियां अब मुनाफा कमा सकती थी। ये उस समय की नीति थी, ठीक है। लेकिन ये जो शाही दस्तावेज इनको दिया गया था, हमने बता दिया, फिर भी बता दें, दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के वर्चस्व बाजार में आने से नहीं रोक सकता था। अर्थात केवल इंग्लैंड की ही कंपनियां पूर्वी इलाके में आकर के इनके साथ में होड़ नहीं कर सकती थी, बाकी देश की जो और यूरोपीय देश हैं उनकी कंपनी आकर के इनको कंपटीशन दे सकती थी। अच्छा, जब तक इंग्लैंड के जहाज, इंग्लैंड अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज पश्चिमी तट को छूते, पश्चिमी तट अर्थात हमारे भारत देश का, ये हमारा भारत देश यहाँ पर है, ठीक है, भारत देश के पश्चिमी तट को छूते हुए के, एक मिनट थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर है, हाँ फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो, जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, कहने का अर्थ ये इनका ब्रिटिश आइसलैंड है, ठीक है, यहां से शुरू करते, इस प्रकार से ये आए थे, ठीक है। ये अफ्रीका आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका है, ये पूरा का पूरा अफ्रीका, ठीक है। तो अगर हम दिशाओं की बात करें तो दिशाओं में ये उत्तर दिशा है, ये आपकी दक्षिण दिशा है, ये आपकी पूर्वी दिशा है और ये आपका पश्चिमी इलाका देखने को मिलता है, ठीक है। तो कहा यहां पर जा रहा है कि जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूटे, अफ्रीका ये है और पश्चिमी तट ये है, ठीक है, तो पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप अर्थात ये वाला एरिया, ये केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है, इसका चक्कर लगाकर हिंद महासागर को पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। ये बात इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको समझो। देखो, इंग्लैंड की जो व्यापारिक कंपनी भारत देश में आई, हम मानते हैं कि वो यहां पर एक इजाजतनामा लेकर के आए थे, ठीक है, एक इजाजतनामा लेकर के आए थे, लेकिन उनसे पहले हमारे भारत देश में एक और व्यापारिक कंपनी आकर के अपने व्यापार को स्थापित कर चुकी थी। वो कंपनी कौन सी थी? पुर्तगालियों की थी। पुर्तगाली हमारे देश में आ चुके थे, ठीक है। इंग्लैंड इस रास्ते से आए हमारे भारत देश में, ठीक है, इस रास्ते से आए, इस रास्ते से हमारे भारत देश में इंग्लैंड आए, ठीक है। अगर हम पुर्तगालियों की बात करें तो पुर्तगाली अंग्रेजों से पहले ही हमारे भारत देश के पश्चिमी तट पर आ चुके थे। अच्छा, हमारे भारत देश का पश्चिमी तट कौन सा है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो हमारे भारत देश का जो पश्चिमी तट है, हम एक बार मैप बना ही लेते हैं। देखो, हमारा भारत देश ये है, भारत देश का ये वाला जो तट है इसे पूर्वी तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वी तट इसे कहा जाता है, ठीक है, पूर्वी तट इसे कहा जाता है। और ये वाला जो तट है इसे कहा जाता है पश्चिमी तट। क्या कहा जाता है? इसे पश्चिमी तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आप इस चीज को समझ लीजिएगा। तो इससे पहले कि अंग्रेज हमारे भारत देश के पश्चिमी तट पर पहुंचते, हमारे यहाँ पर जो पुर्तगाली थे ये आकर के अपना डेरा डाल चुके थे। पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री जिनका नाम है वास्को डी गामा, इन्होंने 1498 में, कब? 1498 में, अर्थात अंग्रेजों के आने से लगभग 100 साल पहले, ठीक है, 100 से ज्यादा ही साल होंगे, ठीक है, 1600 में तो इन्होंने इजाजतनामा हासिल किया था, फिर मार्ग ढूंढते हुए आए थे, तो काफी टाइम लगा था। ये वास्को डी गामा इनसे काफी पहले आ चुके थे। 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का इन्होंने पता लगाया था। किन्होंने? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा ने ही सबसे पहले इस रास्ते का पता लगाया था। अच्छा, कई सारी बुक्स में आप देखोगे प्रश्न लिखा मिल जाता है कि भारत की खोज किसने की। मुझे अगर ये राइटर देखने को मिल जाए तो मैं उनसे एक बार प्रश्न जरूर करूंगा कि क्या पहले भारत कहीं खोआ हुआ था?
ठीक है, कि ये आए, इन्होंने भारत को किसी डिब्बे के अंदर बंद था तो उसको निकाल करके रखा, ऐसा तो नहीं ना। भारत आने वाले रास्ते की खोज की गई है, ठीक है। भारत की खोज किसी ने नहीं की, भारत पहले जहां पर था वहीं आज भी है और हमेशा वहीं पर रहेगा, ठीक है। जब तक अस्तित्व है तब तक वहीं पर रहेगा। तो भारत आने वाले मार्ग की खोज की गई है, रास्ते की, ठीक है, याद रखना, समुद्री मार्ग की खोज की गई। उससे पहले भी यूरोप से व्यापार होता था लेकिन समुद्री मार्ग से नहीं होता था, ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। देखो, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर हमें देखने को मिलता है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया। इसके बाद में आ जाते हैं डच डच ठीक है, और फिर आते हैं फ्रांसीसी, ठीक है। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। तो हमारे भारत देश में कुल 4 व्यापारिक कंपनियों ने व्यापार किए। कितने? 4 व्यापारिक कंपनियों ने। कौन कौन सी व्यापारिक कंपनी है? अगर नाम पूछा जाए तो पहला नाम होगा पुर्तगालियों का, दूसरा नाम होगा ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे हम अंग्रेज कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजों का। तीसरा नाम आएगा आपका डच का, चौथा नाम आएगा आपका फ्रांसीसियों का। क्रमबद्ध भी कभी कभी पूछा जाता है तो क्रम को भी याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है उसको देखते हैं। अगर हम इस मैप को देखें तो 18वीं सदी में भारत तक आने वाले जो रास्ते हैं उनकी यहाँ पर बात की गई है। तो आप देखोगे ये रास्ता इस तरह से ही लोग आते थे, ठीक है, इस तरह से आते थे और लौट के जाने के लिए इस मार्ग का ये प्रयोग करते थे, ठीक है। इधर से यहाँ पर मतलब इधर तरफ भी जाते थे, ये कई सारे इलाकों में जाया रहते थे, तो वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। अच्छा, जो समस्या ये थी, समस्या बड़ी गंभीर थी, ठीक है। उस समय व्यापारिक कंपनियां कंपटीशन से बच के व्यापार करती थी, कंटेंट की या फिर हम कहें कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस नहीं करती थी, ज्यादा कंपटीशन से बचती थी, ठीक है। अब समस्या ये थी कि जितनी भी व्यापारिक कंपनियां, हमने 4 कंपनियों के नाम लिए, ठीक है, चारों व्यापारिक कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजार में भारत के बने सूती कपड़े, रेशम, इन दोनों ही चीजों की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा अगर आप देखो तो काली मिर्च, इसे काले सोने के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके अलावा लौंग, इलायची, दालचीनी, इन सभी चीजों की भी जबरदस्त मांग थी। भारत के मसालों की काफी मांग थी और भारत के कपड़ों की भी काफी मांग थी। ये दो, आप अगर देखो, दो क्षेत्रों में बहुत डिमांड थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा, जब 4 यूरोपीय कंपनियां थी, चारों यूरोपीय कंपनियां भारत से माल खरीदकर यूरोप में ही ले जाकर बेचती थी। अब खरीदना भी एक ही जगह से, बेचना भी एक ही जगह पर जाकर के, तो इससे क्या हुआ, इन दो चारों कंपनियों के बीच में कंपटीशन बढ़ गया, प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली जा रही थी। वह इससे क्या हुआ, भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी। अब जब चारों व्यापारिक कंपनियां कंपटीशन करने लगी तो भारत में इन चीजों की कीमतें क्या हुई, बढ़ने लगी। भाई चीज एक है, उसके खरीदार हमें 4 देखने को मिल रहे हैं, तो हम तो कंपटीशन बढ़ा देंगे, हम तो उसका प्राइस बढ़ा देंगे। अभी आपने पुष्पा मूवी में देखा ना, यही तो सीन हुआ वहां पर। पुष्पा मूवी में आप देखोगे, वो पुष्पा कहते वहां पर है कि भाई हमारे पास जो चीज है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है, कि उसका नाम क्या है भाई, लाल चंदन, ठीक है। लाल चंदन की लकड़ी केवल एक ही इलाके में मिलती है और पूरी दुनिया मुंह फैलाए बैठी है कि भाई हमें लाल चंदन चाहिए। 50 व्यापारी मुंह फैलाए बैठे हैं, तो हम अपने मन से इसकी कीमत मांगेंगे, वो कीमत तय नहीं करेंगे कि उनको कितना पैसा देना है, कीमत तय करने का काम हम करेंगे, ठीक है, अर्थात पुष्पा भाव करेंगे। उसी तरह से अब यहां पर भी यही चीज होने लगी। 4 व्यापारिक कंपनियां आकर के एक ही तरह की चीज की डिमांड कर रही थी, तो भारत में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी। लेकिन यहां पर क्या होता है, भारत का एडमिनिस्ट्रेशन फेल होता है, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था फेल होती है, ठीक है। कैसे फेल होती है इसको हम अभी आगे चल करके समझें, ठीक है। तो जब एक ही इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी तो उनसे मिलने वाला जो मुनाफा था ये भी गिरने लगा। व्यापारी जो आते थे यहाँ चीजें खरीद कर ले आते थे, वहां पर बेचते थे, अब इनका जो मुनाफा इनको मिल रहा था वो कम होने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का एक ही रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनी, यानी जो कंपनियां इनको कंपटीशन दे रही थी, उनको खत्म कर दें, ठीक है। अगर हमें बढ़ना है तो हमारे साथ जो चल रहा है उसे खत्म करना होगा, ठीक है। ये इनके पास में एकमात्र चारा बचा, क्योंकि उस टाइम पर इसी प्रकार की स्थितियां होंगी, तो यही इन लोगों ने सोचा। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ में अब क्या हुआ, बाजारों पर कब्जे की होड़ होने लगी कि भाई इस बाजार से केवल हम चीजों को खरीदेंगे, वहां से तुम खरीदोगे। यहां पर भारत की प्रशासनिक व्यवस्था बड़े पैमाने पर फेल होती हमें देखने को मिल रही है। इसके पीछे एक रीजन ये भी था कि भारत में जो केंद्र था उसके पास में सत्ता नहीं थी, केंद्र के पास में ताकत नहीं बची थी, ठीक है। और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग रियासतें थी तो अलग अलग रियासतें अपने हिसाब से नियमों को भी बनाती थी, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखो तो अलग अलग व्यापारिक कंपनियां बाजारों पर कब्जे करने लगी, ठीक है। अब बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी।
ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर जो व्यापारिक कंपनियां थी वो आपस में यहाँ पर लड़ने लगी। भारत की अगर आप राजाओं को देखो तो वहां पर यहाँ पर भारत के राजाओं को अपने ये काम ये करना चाहिए था कि इन व्यापारिक कंपनियों के बीच में लड़ाई नहीं होने देनी चाहिए थी और अपने हाथ में पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था लेनी चाहिए थी और स्वयं इस चीज को पूरा कंट्रोल करते। बट यहाँ पर ये सिस्टम फेल होता है। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता था, एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देती थी। 17वीं और 18वीं सदी में क्या हुआ, यहां पर कई सारी व्यापारिक कंपनियां चूंकि व्यापार कर रही थी, ठीक है, अब चीजों को लेकर के यहां से माल लेकर जाती थी और वहां पर बेचती थी। अब जब भी एक कंपनी को मौका मिलता था तो वो दूसरी कंपनी का जहाज डुबो देने का काम करती थी। इसके अलावा रास्ते में रुकावटें खड़ी करती थी ताकि ये टाइम पर ना पहुंच सके और हम टाइम पर पहुंचकर अपने माल को महंगी कीमत पर जो है तो बेच दें। ठीक है, खड़ी कर देती थी। इसके अलावा माल से लदे जो जहाज होते थे उनको डुबाने का भी प्रयास करती थी। ठीक है, उनको क्या करती थी, पूरे के पूरे देखो समुद्री के मार्ग के माध्यम से, चूंकि पहले व्यापार होता था तो समुद्र में डुबाने का भी प्रयास करते थे। ठीक है, जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देते थे। देखो डुबाने का प्रयास करते थे तो हम पढ़ ही चुके, जहाजों को आगे बढ़ने से भी रोक देती थी। ये व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था। देखो जो व्यापार नियमों के हिसाब से चलना चाहिए वो व्यापार अब हथियारों की मदद से चलने लगा। अब एक बात बताओ भाई, आप अगर किसी देश में जाते हो व्यापार करने के लिए तो आप वहां की सरकार से क्या डिमांड करोगे कि आपको वहां पर सुरक्षा दी जाए, आपके व्यापार को सुरक्षा दी जाए। और अगर वहां की सरकार आपको और आपके व्यापार को सुरक्षा नहीं दे पा रही तो आप क्या करोगे, आप खुद सुरक्षा वहां पर अपनी लेकर के जाओगे, अपनी सुरक्षा खुद करोगे। जैसे कि अगर आप अभी रिसेंटली मामला देखोगे पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में एक चाइना रोड बना रहा था। ठीक है, तो वहां पर होता क्या है कि चाइना के काफी सारे लोगों के ऊपर अटैक किया जाता है, उनको मारा जाता है। चाइना इस बात को पाकिस्तान सरकार से कहती है कि भाई हमारे लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान सरकार उस पर ध्यान नहीं देती, तो चाइना वाले क्या करते हैं, अपने सभी जितने भी वर्कर थे उनको बंदूक पकड़ा देते हैं कि अब अगर कोई तुम्हें परेशान करने के लिए आए तो तुम खुद निपट लेना। ठीक है, इसी तरह से यहां पर भी हुआ। अब व्यापारिक कंपनियां चूंकि यहां पर व्यापार करने के लिए आई थी, उनको यहां सुरक्षा नहीं मिल रही थी, नियम नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने खुद हथियार उठा लिए और व्यापार हथियारों की मदद से अब चलने लगा। व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित किया जाने लगा, अर्थात अपनी सुरक्षा स्वयं करने लगे, अपनी ताकत को बढ़ाने लगे कि इनको कोई आगे चल करके नुकसान ना पहुंचाए पाए। ठीक है, अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी इनका टकराव होने लगा। अच्छा देखो, स्थानीय शासकों को इन व्यापारियों को दबा करके रखना था। ठीक है, कि व्यापारी अगर तुम्हें व्यापार करना है तो हमारे नियम के अंतर्गत आकर के करो। ठीक है, ये नियम तो बना नहीं पाए बल्कि इन व्यापारियों के साथ में युद्ध भी करने लगे। यहां पर आपको फिर से एक बार हमारे भारत देश की प्रशासनिक व्यवस्था, इन राजाओं की प्रशासनिक व्यवस्था फेल होती हुई देखने को मिल रही है। अब जब वो जो व्यापारी थे अपनी सुरक्षा स्वयं करने लगे तो उनके साथ में इन हमारे देश के स्थानीय शासकों का टकराव होने लगा। ठीक है, चूंकि वो किलेबंदी कर रहे थे, क्योंकि उनको अपने व्यापार को सुरक्षित करना था, माल को सुरक्षित करना था। अगर तुम सुरक्षा दे पाते तो ऐसा यहां पर होता ही नहीं। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब चूंकि उनको व्यापार भी करना है, ठीक है, और अपने आप को सुरक्षित भी रखना है, अन्य जो व्यापारी थे वो भी मतलब ऐसा कर रहे थे, तो इससे हुआ क्या कि कंपनी को राजनीति से दूर रह पाना मुश्किल हो गया, क्योंकि सुरक्षा के चलते इनको सेना खड़ी करनी पड़ी अपनी, ठीक है, किलेबंदी करनी पड़ी और इससे शासकों को प्रॉब्लम हो रही थी और भी कई सारे फैक्टर थे। तो अंग्रेज इस वजह से यहां पर राजनीति में कूद पड़े। ठीक है, अब भाई हम और आप होंगे तो हम भी यही करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। बंगाल का एग्जांपल लेकर के इसको हम बेटर तरीके से समझते हैं। तो पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। याद रखना, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो शुरू हुई थी कहां पर हुई थी, हुगली नदी के किनारे। कब हुई थी, 1651 में। इस डेट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कब, 1651 में, कहां पर, हुगली नदी के किनारे इन्होंने अपनी पहली इंग्लिश फैक्ट्री को खोला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना कामकाज चलाते थे, वो तो अलग बात हो गई। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। पॉइंट नोट कर लो, ये भी एक कीवर्ड है, वो कीवर्ड पर प्रश्न बनता है। ठीक है, ये भी एक कीवर्ड है, ये भी एक कीवर्ड है। अगला कीवर्ड कहां पर मिलता है, इन फैक्ट्रियों में वेयर हाउस था।
ठीक है, वेयर हाउस हम कह सकते हैं गोदाम, ठीक है, गोदाम आप कह सकते हो, जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था, गोदाम कह सकते हो, ठीक है, जहां पर जितनी भी चीजों को विदेश ले जाना होता था खरीद के यहाँ से, उन सभी चीजों को वहां पर ले जाकर के रख दिया जाता है, जिसे वेयर हाउस कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इनकी फैक्ट्री के बारे में जानकारी दी गई। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 1696 तक कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियों तथा आसपास हाँ एक मिनट, अपनी फैक्ट्रियों तथा आसपास बसी आबादी के चारों तरफ किले बनाना शुरू कर दिया था। अब चूंकि इनको सुरक्षा चाहिए थी, ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, 1696 तक आते आते अपनी जो फैक्ट्रियां थी एंड इसके अलावा जितने इलाके में वो बस करके रहते थे, जहां से पूरा व्यापार चलाते थे, भाई रहने के लिए तो एक कॉलोनी चाहिए ना इनको, तो यहाँ पर रहते भी थे। ऐसा तो नहीं था कि पहले होटल मिल गए, आए होटल में रुके चले गए, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी पूरी की पूरी बस्तियां बसा करके रखी थी, आबादी बसा ली थी, ठीक है। तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री और आसपास बसी आबादी के चारों तरफ किला बनाना शुरू कर दिया कि अगर किला बना होगा तो हमें नुकसान नहीं हो पाएगा। एंड इसके अलावा जो कि इन्होंने राजनीति में भी कदम रख दिया था, तो भारत के शासकों के साथ में इनका मतभेद होने लगा था, तो उससे भी इन्होंने सुरक्षा के लिए अपना किले बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर के 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। अब एक बात बताओ, बिल्ली को आप बैठाओगे कि भाई मलाई की रक्षा करो, बिल्ली तो खा जाएगी, ठीक है। अब जब इनके पास में ताकत आ गई, राजनीति में कदम रख चुके हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पर अपने जो विचार हैं उनको भी बदलना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, धीरे से 2 साल बाद अर्थात सन 1698 में 1998 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर के, बंगाल की बात ये हो रही है, ठीक है, बंगाल में रिश्वत देकर के 3 गांव की जमींदारी को खरीद लिया। कब, 1698 में, ठीक है। इस समय तक अगर आप देखो तो बंगाल एक अलग रियासत के रूप में मतलब स्थापित नहीं हुआ था, ठीक है। वैसे अगर आप देखोगे तो बंगाल आगे चल करके जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसी के बाद में उसी टाइम से क्या होता है कि बंगाल एक अलग रियासत के रूप में, एक अलग स्थानीय राज्य के रूप में स्थापित हो गया था, जिसे हम आगे चल करके भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बंगाल में जो उस टाइम पर नवाब बने थे, उसके बाद में जो बने थे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जमींदारी खरीद ली। जमींदारी खरीदने के बाद होता क्या है, इसमें से एक गांव कालीकता था जो बाद में कलकत्ता के नाम से जाना गया, ठीक है, बाद में कलकत्ता बना। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान अर्थात एक शाही आदेश जारी कर दे। अच्छा, मुगल बादशाह की मृत्यु कब हुई थी, सन 1707 में, ठीक है, कब हुई थी, सन 1707 में। इससे पहले इन्होंने 1696 में अपनी फैक्ट्रियों के आसपास किले बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद अर्थात 1698 में इन्होंने 3 गांव की जमींदारी हासिल कर ली और उसी टाइम पर इन्होंने क्या किया, कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब को मना लिया कि आप में बिना शुल्क चुकाए अर्थात बिना टैक्स दिए व्यापार करने का एक शाही फरमान जारी कर दीजिएगा, और सरकार अर्थात औरंगजेब इसकी अनुमति दे देते हैं, ठीक है। औरंगजेब ने इसकी अनुमति दे दी, अर्थात अब कंपनी भारत देश में व्यापार कर सकती है बिना टैक्स दिए, ठीक है। ये फरमान इनको भारी पड़ा, ठीक है, बहुत भारी पड़ा। कैसे भारी पड़ा इसको समझो, कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल करने लगी थी, ठीक है। अब चूंकि कंपनी को टैक्स देना नहीं पड़ता था, इस वजह से इनका पैसा भी बचने लगा, तो कंपनी ने क्या किया, भारत में जगह जगह पर जमींदारी खरीदनी शुरू कर दी, ठीक है। जैसे भी खरीद सकते थे, रिश्वत देकर के या फिर अन्य तरीकों से, तो ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल करना शुरू कर दिया और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने लगे। जैसे कि एक अधिकार इनको मिला था कि बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकते थे, तो चूंकि ये अधिकार मिला था केवल कंपनी को, ठीक है। अब क्या है कि कंपनी के जितने भी अफसर थे, सारे के सारे अफसर शुल्क देने से सभी ने मना कर दिया। उदाहरण के लिए औरंगजेब के इस फरमान को से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के अफसरों को निजी तौर पर व्यापार, जो निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, उन्हें ये छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। अब देखो इससे हुआ क्या कि बंगाल में जो राजस्व की वसूली होनी चाहिए थी, सरकार की आमदनी होनी चाहिए थी, वो खत्म हो गई, मतलब बहुत कम हो गई, खत्म तो नहीं होगी बट बहुत कम हो गई। इससे क्या हुआ, बंगाल सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा। अब बंगाल सरकार यहां पर फौरन क्या करती है, एक्शन लेती। उस एक्शन की वजह से यहां पर युद्ध होता है। कैसे होता है, तो व्यापार से युद्ध की स्थिति कैसे क्रिएट हुई, इस चीज को समझो। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया। 18वीं सदी की शुरुआत में ही क्यों, क्योंकि इस टाइम तक आते आते अगर आप देखोगे तो 1707 में चूंकि औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, और मृत्यु से पहले
पहले थोड़े बहुत चुटपुट होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। जब औरंगजेब ने बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का अधिकार दे दिया, वो अधिकार केवल कंपनी को दिया गया था, लेकिन कंपनी के अफसरों ने भी शुल्क चुकाने से मना कर दिया। तो इससे हुआ क्या कि बंगाल में जो नवाब थे, उनके साथ में कंपनी का टकराव होने लगा, ठीक है। और फिर जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत यहाँ पर दिखाने लगे कि भाई जिसने फरमान जारी किया था वो तो गया, ठीक है। और इन्होंने अपना एक अलग राज्य भी स्थापित कर लिया था, ठीक है। क्योंकि अगर आप बंगाल को देखोगे तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में 18वीं सदी में ही एक स्वतंत्र राज्य के रूप में इसने अपने आप को स्थापित कर लिया था। इसने कहा था कि भाई मुगल शासकों के साथ में हमारा संबंध बना रहेगा, ठीक है, लेकिन हम एक अलग राज्य के रूप में रहेंगे। यहाँ का जो भी कर आएगा वो वही रखते थे, ठीक है। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया था, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खान ने, और मुर्शिद कुली खान के बाद में अली वर्दी खान शासक बने, फिर सिराजुद्दौला बने, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खान ने जब यहाँ पर शासक बने तो इनका और कंपनी के साथ में टकराव होने लगा, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी, अर्थात अन्य क्षेत्रीय ताकतें भी अन्य क्षेत्रीय इलाकों में भी कई सारे राज्यों को स्थापित किया जा रहा था, ठीक है। या फिर हम कहें कि अलग स्वतंत्र रियासतें खड़ी होने लगी थी और वो भी अंग्रेजों के साथ में टक्कर लेने लगी थी, ठीक है। जब ऐसा हुआ तो अंग्रेजों, चूंकि देखो अब अगर आपको डेली की डेली फ्री में खिलाया जाए, ठीक है, और एकदम से कह दिया जाए कि आज से फ्री में नहीं मिलेगा, तो आप कुछ समय तक तो लड़ोगे, और लड़के अगर आप जीत सकते हो तो आप जीतोगे, ठीक है। तो वही यहां पर भी हुआ। अब जब दूसरी क्षेत्रीय ताकतें और बंगाली इन सभी ने कह दिया कि भाई आपको शुल्क चुकाना पड़ेगा, और ये अपने नियम बनाने लगे यहां पर अलग तरीके से, तो क्या हुआ, इनका अंग्रेजों के साथ में टकराव काफी बढ़ गया। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे, अर्थात सख्त थे और शक्तिशाली भी थे। उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई हम कंपनी को रियासतें नहीं दे पाएंगे, कंपनी व्यापार करने के लिए आई, व्यापार करो। व्यापार का अधिकार देने के बदले भी इन्होंने कहा कि भाई कंपनी को नजराने देने होंगे, अर्थात गिफ्ट देने होंगे, समय समय पर गिफ्ट दो हमें। नजराने एक प्रकार का टैक्स ही था ये, जिसे हमने क्लास 6 में डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। उन्होंने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया। इन्होंने कहा कि भाई आप जो सिक्के ढाल रहे हो ना हमारे भारत देश में आकर के, बंद कर दो, आप सिक्के नहीं डाल सकते। और इसके साथ ही साथ उनकी किलेबंदी को बढ़ाने से भी रोक दिया। इन्होंने कहा जो आप किलेबंदी कर रहे हो, इस किलेबंदी को भी बढ़ाने से रोक दो, ठीक है। किलेबंदी किसे कहते हैं, जैसे कि हमने कोई घर बनाया अपना, ठीक है, घर के आसपास ही हमारा मैदान है, तो हम इसके आसपास क्या करेंगे, एक ऊंची दीवार खड़ी कर देंगे पत्थरों की, इसे किलेबंदी कहा जाएगा, इसी तरह की, ठीक है। तो किलेबंदी को बढ़ाने से भी रोक दिया कि अब भाई जितनी है बस, आगे नहीं बढ़ा सकते अब आप, ठीक है, और इसके लिए बंदी को रोक दो। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलीलें दी कि उनकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। किसने कहा, बंगाल सरकार ने कहा, ठीक है। बंगाल में जो शासक थे, बंगाल के नवाब, उन्होंने कहा कि भाई कंपनी पर इन्होंने धोखाधड़ी का आरोप लगाया, और इन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी जो ये तुम्हारी वजह से बंगाल सरकार की जो राजस्व वसूली वो कम होती जा रही है, ठीक है, और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। यहां पर क्या है कि नवाबों की ताकत काफी कम पड़ गई थी, तभी इन्होंने कहा, ठीक है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, कंपनी से कहा जा रहा था कि टैक्स चुकाओ, इन्होंने मना कर दिया, ठीक है। उनके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। यहां से सारा का सारा रायता फैल गया। अब चूंकि बंगाल के नवाब चाहते थे कि कंपनी टैक्स चुकाए, और कंपनी अब टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, ठीक है, क्योंकि कंपनी वैसे भी यहाँ पर कंपटीशन बढ़ रहा था, चीजों की कीमतें बढ़ रही थी, और ऊपर से बंगाल के नवाब कह रहे थे कि अब आपको टैक्स देना होगा, तो यहाँ पर ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी। अब क्या होता है, यहीं से युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगे, कंपनी कह रही थी कि भाई जो स्थानीय अधिकारी हैं आपके, इनकी बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। देखो इस चीज को हम कह सकते हैं कि हाँ भाई थोड़ी बहुत स्थिति तक सही होगा, ठीक है भाई, कंपनी ने कहा है। और वैसे भी अगर आप हमारे भारत देश के लोगों को देखोगे तो मतलब इस क्षेत्र में तो मतलब बवाली है, ठीक है। हो सकता है कि वह ऐसा करते हो, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, अब कहा गया है तो हो गई ऐसा। कंपनी ये कह रही थी कि भाई आपके जो स्थानीय अधिकारी हैं, ठीक है, वो हमसे बेतुकी मांग कर रहे हैं, अर्थात जितना होना चाहिए उससे कई अधिक, ठीक है। वैसे भी दबाव बना करके रखना, उल्टी सीधी मांगे रखना, ये तो हमारे यहाँ के लोगों की स्थिति थी ही उस टाइम पर। तो बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। वैसे भी देखो उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो इतना अधिक स्ट्रांग नहीं था, ठीक है, और मांग उल्टी सीधी भी कर देते थे। तो और कंपनी ने कहा कि व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले,
ठीक है। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी। देखो कंपनी ने कहा कि भाई आपके जो अधिकारी हैं, वो हमसे माँग तो कर रहे हैं, ठीक है, बट बेतुकी कर रहे हैं। जितना होना चाहिए उतना नहीं बल्कि बहुत अधिक माँग रहे हैं। हम इसलिए टैक्स नहीं दे पाएँगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर हमें व्यापार को आगे बढ़ाना है, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि व्यापार आगे बढ़े, तो इसके लिए क्या है कि व्यापार तभी फल-फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले, हमसे टैक्स ना ले, ठीक है? और कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अगर कंपनी को व्यापार बढ़ाना है, तो उन्हें अपनी आबादी बढ़ानी होगी, अर्थात और अधिक व्यापारियों को लाना होगा, सैनिकों को लाना होगा, अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, गाँव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ठीक, कंपनियों को इस बात का विश्वास हो चुका था क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया था, ठीक है? ये टकराव दिनों-दिन गंभीर होते गए और अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। यहाँ पर इन्हीं टकरावों की वजह से भारत में पहला युद्ध जो हुआ वो प्लासी का युद्ध हुआ है, ठीक है? प्लासी का युद्ध हुआ। अच्छा, प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो अगर आप देखोगे तो सिराजुद्दौला, ठीक है? और जो कंपनी के सिराजुद्दौला और कंपनी के मध्य हुआ था, ठीक? कंपनी की ओर से अगर हम बात करें कि कौन यहाँ पर लड़ रहा था, तो एक मिनट, कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की ओर से लड़ाई लड़ी थी और सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल की ओर से इन्होंने कमान संभाली थी। इसमें अगर हम देखें तो रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी और कंपनी की हार मतलब सिराजुद्दौला की हार हुई थी और उसकी वजह से उसके पीछे का रीजन ये था कि सिराजुद्दौला के एक सेनापति थे जिनका नाम था मीर जाफर। इन्होंने क्या किया था, कंपनी का साथ देते हुए यहाँ पर भी गद्दारी की थी, कंपनी का साथ देते हुए, और सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया था। इन्होंने अपनी सेना को उसमें शामिल नहीं किया जिस वजह से इनकी हार हो गई थी, ठीक है? यहाँ पर बंगाल की हार होती है और हार होने के बाद में फिर यहाँ पर मीर जाफर को शासक बनाया जाता है और फिर उसके बाद में परिस्थितियां बदलती हैं और बक्सर का युद्ध होता है। इन दोनों ही युद्धों को बहुत ही डिटेल में हम समझेंगे पार्ट 2 में, ठीक है? वैसे भी आज का ये पार्ट 45 मिनट का हो चुका है और मैं नहीं चाहता हूं कि इससे भी बड़ा वीडियो बने, क्योंकि अगर हम इन दोनों पार्टों को, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध कवर करेंगे तो 20 मिनट लग जाएंगे और 1 घंटे के ऊपर की क्लास चली जाएगी, ठीक है? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे, ठीक है? इन 3 टॉपिकों को हम समझेंगे और साथ ही साथ कंपनी का फैलता शासन और रेजिडेंट की ताकत क्या होती है, यहां तक कवर करेंगे पार्ट 2 में। कल ठीक सुबह 8 बजे आप सभी लोग तैयार रहिएगा, तब तक इसको दोबारा से समझो, ठीक है? और पूरे टॉपिक को समझने के बाद में इसके नोट्स बनाओ एंड इससे रिलेटेड जो भी आपके मन में प्रश्न आ रहे हैं टॉपिक पर, उन प्रश्नों को हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी लोगों को कुछ नई चीज देखने को मिली, नहीं मिली, कमेंट बॉक्स में बताना। एंड मिलते हैं हाँ, वन मोर थिंग, वेट, जिन लोगों को हमारे एनसीईआरटी के नोट्स परचेस करने हैं, हम जो ये पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिनके माध्यम से क्लासेस लेते हैं, इनके पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। हमारी क्लासेस सारी फ्री में आती हैं, आगे भी आती रहेंगी, बट हम नोट्स के लिए थोड़ा सा पेमेंट चार्ज करते हैं। तो जिसे भी एनसीईआरटी के हमारे ये समरी नोट्स लेने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। हमारा नंबर है 8577885934, ठीक है? ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स ले सकते हो। अभी नोट्स के प्राइस में हमने डिस्काउंट चलाया हुआ है, तो आपको बहुत ही कम प्राइस में नोट्स मिल जाएंगे। आप मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हो। एंड हाँ, व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स वही परचेस करें जो लोग पेमेंट कर सकते हैं। नोट्स हम फ्री में प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर सब कुछ फ्री में मिल जाएगा तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, और ऐसा होता है, हमेशा होता है भाई, आप भी जानते हो, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के